हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी या आप कह सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री को लेकर के अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। और आज दोस्तों मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से प्राचीन भारत का इतिहास में सिंधु सभ्यता का लेक्चर नंबर 2। यानी कि पिछली क्लास में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था कि सिंधु सभ्यता की खोज कैसे हुई थी। और एक ऐसी कहानी, एक ऐसा कंसेप्ट मैंने आपको बताने की कोशिश की थी जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत सुना था, लेकिन उसका व्यवस्थित क्रम आप लोगों को नहीं पता था। इसलिए जिन लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है, तो पहले जाकर के पिछला लेक्चर नंबर 8 जरूर देख लीजिए और उसके बाद इस क्लास को देखेंगे तो आपको मजा आएगा। उसमें पता चलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के पीछे की कहानी क्या थी, कौन-कौन लोग इन्वॉल्व थे, किस तरीके से इन्वॉल्व थे, क्या-क्या घटनाएं हुई थी, कौन-कौन सी चीज की खोज हुई और किस तरीके से उसको मेसोपोटामिया से लिंक किया गया था। एक कहानी के तौर पर पूरा मैंने आपको स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आज उसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग उसमें जो डिस्कस करने वाले हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज तो हो गई, लेकिन बात ये आती है कि उसके उद्भव को लेकर के जो विद्वानों के बीच में विवाद खड़ा हुआ, वो विवाद क्या था? या उसमें हम बात करेंगे उनके कालक्रम को लेकर के, उसका समयकाल क्या था? ठीक है ना? और भौगोलिक के विस्तार को लेके चर्चा करेंगे, उसके नामकरण को लेके चर्चा करेंगे। तो ये सारी बेसिक चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मेरी क्लास का मतलब है एक-एक चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करते जाएँगे। तो अभी तक जिन लोगों ने अब इस क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की पीपीटी के लिए आप लोगों को जो चाहिए होगा, वो आपको स्कैन करना होगा। स्कैन करके तुरंत टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर लेना है। और यहाँ पर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जिससे कि कोई भी अपडेट हो, कोई भी चीज़ हो, आप लोग कर सकते हैं। और किसी को भी अगर मेरा परिचय जानना है, तो मेरा परिचय ये है, मनोज कुमार, यूपीपीसीएस सेलेक्टेड और जॉब जॉइन ना करने के बाद आपको पढ़ाने का फैसला किया मैंने। और 3 बार आईएएस का इंटरव्यू और 17 साल से ज़्यादा हो गए मुझे पढ़ाते हुए, 3 साल से ज़्यादा हो गए मुझे स्टडी आईक्यू में हिस्ट्री और इकोनॉमी पढ़ाते हुए। तो आज मैं आप लोगों के साथ में ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर के। यानी कि उद्भव मैंने पिछली क्लास में कहा था कि उसकी खोज कैसे हुई। अब खोज तो हो गई है, सारी चीजें हैं, लेकिन विद्वानों के बीच में कुछ चीजों को लेकर के एक नई बहस छिड़ी। क्योंकि जैसे जैसे सारी चीजों की जानकारी होती गई, वैसे वैसे नई नई चीजों को लेकर के एक जिज्ञासा भी जगी और साथ के साथ एक विवाद भी खड़ा हुआ, मतभेद भी खड़े हुए, क्योंकि बहुत सारी दुनिया भर के विद्वान इसमें इन्वॉल्व हो गए। बात ये आई कि आखिर ये इतनी बेहतरीन सभ्यता जो हमको मिली है, ये यहाँ के लोगों ने विकसित की थी या बाहर के लोगों ने, या बाहर के सभ्यता से किसी से प्रेरणा से ये विकसित हुई है। और ध्यान रखना, आज मैं यहाँ पर जो आपको बताने वाला हूं, वो एक अलग तरह का सिद्धांत है, एक अलग तरह की चीज है जो आपको जाननी होगी। यस दोस्तों, और बहुत अच्छे तरीके से मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में, हर पहलू को मैं चर्चा करूंगा कि आप लोगों ने कुछ कहानी अलग सुनी है, किताबों में अलग तरीके से सुना है, मैं आपको वही चीज आपको बताऊंगा एक अलग तरीके से कि एक्चुअल में उस समय की चीजें क्या थी। तो उद्भव को लेकर के जनरली विद्वानों के बीच में 3 प्रकार के मत सामने आते हैं। यस, कुछ विद्वान कहते हैं कि ये विसरणवादी सिद्धांत है, यानी कि बाहर से आई हुई सभ्यता है, जिसे हम कहते हैं कि ये विदेशी सभ्यता है, विदेशी लोगों ने इसे विकसित किया था, ये कहते हैं। कुछ कहते हैं कि नहीं, इसी वजह से अकस्मात उभर के आई सामने, भारत में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था, अकस्मात उद्भव का सिद्धांत भी कहते हैं, ये रहा। तो विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, अकस्मात उद्भव का सिद्धांत भी कहते हैं, लेकिन सही मायने शब्द है इसके लिए जो इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, वो है डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन और ये तमाम सारी चीजें कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, मैं इसकी भी आप लोगों को चर्चा में करूंगा। दूसरे कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भाई, ये कहीं बाहर बाहर से नहीं है, बल्कि अपने यहाँ की खुद की स्वदेशी उत्पत्ति की बात है। कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्य आक्रमण का सिद्धांत है, आर्यों ने ही यहां पर विकास किया था और आर्यों की ही परंपरा रही है यहां पर। तो जनरली इस सिद्धांत को तो नहीं माना जाता, लेकिन इन दो सिद्धांत में सबसे ज्यादा चर्चा होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, मैं एक एक करके इस पर आपको चर्चा करता हूं। देखिए,
सबसे पहले आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि भाई कौन-कौन से विद्वान इसमें इन्वॉल्व थे। देखिए, एक थे आपके मैके, एक है थे आपके गार्डन चाइल्ड, एक थे आपके व्हीलर। ये कई बड़े-बड़े विद्वान हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं। इवन इसमें मार्शल भी हैं। सर जॉन मार्शल जिन्होंने काफी बड़ा योगदान दिया था, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, और भी कई सारे लोग हैं। इन सब लोगों का मानना है कि यह विसरणवादी सिद्धांत से प्रेरित है, यानी कि यह सभ्यता स्वतंत्र रूप से विकसित नहीं हुई थी। ठीक है ना? बोले सर ये तो हम जानते हैं, किताब में सब लिखा हुआ है, इसमें नई बात क्या है? नई बात तो कुछ नहीं है, बस असली बात क्या है यह समझ लीजिए। एक्चुअली में अधिकांशतः इनमें से सभी ने इस बात को लेकर के अपना स्पष्ट रुख किया था कि भाई ये जो सभ्यता है ये मेसोपोटामिया से प्रेरित है। ध्यान रखना, कैसी है? मेसोपोटामिया से प्रेरित है। देखिए, प्रेरित होना और मेसोपोटामिया के लोगों का आकर के यहां बसाना, इट्स अ टू डिफरेंट थिंग्स। ये बात निकल करके आई, प्रेरित। अब कहोगे ऐसा कैसे? उन्होंने देखिए जब बताया कि सिंधु जो आपकी मेसोपोटामिया है इससे पहले की सभ्यता है, उसका समय काल ये लोग निकाल चुके थे, कई सारे शहरों की खोज हो चुकी थी और मेसोपोटामिया एक नगरीय सभ्यता थी। यानी कि ये कैसी थी? नगरीय सभ्यता थी। ठीक है। और इसमें एक कंसेप्ट आता है जिसे हम कहते हैं, बड़ा अच्छा सा कहते हैं उद्गम केंद्र का। इसमें एक सिद्धांत आता है उद्गम केंद्र का। बोले कि दुनिया में कोई भी घटना होती है तो उस घटना का अपना एक उद्गम केंद्र होता है और उसके बाद वो घटना अन्य देशों में प्रसारित होती है। ध्यान रखना, यानी कि विश्व में कहीं पर भी कोई भी घटना हो, वो घटना का एक केंद्र है और केंद्र के बाद उसका प्रसार होता है। प्रसार होता है। उसी तरीके से नगरीय सभ्यता मेसोपोटामिया में विकसित हुई और मेसोपोटामिया में विकसित होने के बाद भारत जैसे देशों में यह आई है, प्रसार हुआ है। ध्यान रखना, और ये प्रसार कैसे होता है उसका भी उन्होंने बताया। बोले कि प्रसार एक होता है प्रवास के द्वारा, कि भाई वहां से लोग जाकर के दूसरी जगह निवास करने लगते हैं, प्रवास होता है। या दूसरा तरीका होता है व्यापार के द्वारा, कि भाई वहां के लोग यहां पर आते हैं और वहां की चीजों को यहां बताते हैं तो यहां के लोगों को मोटिवेट करते हैं और वो यहां पर डेवलप कर देते हैं। एक ये है। तीसरा इसका प्रसार का कारण होता है आक्रमण। या तो वहां के लोग यहां पर आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीत लें और यहां पर कब्जा कर लें, सारी चीजें हैं। या फिर एक चीज और होती है जो हवा में सांस्कृतिक प्रेरणा का केंद्र होती है। सांस्कृतिक तौर पर सांस्कृतिक प्रेरणा, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक हवा में संदेशों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह वो प्रेरणा चलती रहती है संस्कृति के तौर पर। तो वहां के विचार जो है यहां पर आए, जब लोगों का संपर्क हुआ किसी भी तरीके से, तो ये माना जाता है जनरली। तो उन्होंने कहा कि ये चार तरीके से होता है उद्गम केंद्र का कंसेप्ट। ये रहा, बात समझ गए? तो इस तरीके से उन्होंने इसको माना। अब इसमें दो मत आते हैं। कौन कौन से? एक मत आता है आपका मैके और गार्डन चाइल्ड का। ये कहते हैं कि मेसोपोटामिया के लोग जो हैं समुद्र के रास्ते आए और यहीं उन्होंने सभ्यता विकसित की। ये ध्यान रखिएगा, ये इन्होंने कहा समुद्र के रास्ते। इसमें क्रैमर भी हैं, गार्डन चाइल्ड भी हैं, क्रैमर भी हैं। इनके नाम याद रख लीजिएगा, क्रैमर ये रहे। इन लोगों ने ये बात कही थी। क्लियर हो गया? दूसरा, व्हीलर कहते हैं कि नहीं भाई ये ऐसे नहीं आए, इसका मतलब ये जो कंसेप्ट है वो इन्होंने माना, प्रवास वाला। ठीक है। दूसरा कंसेप्ट व्हीलर कहते हैं कि भाई
ऐसा नहीं है, वो लोग नहीं आए। ध्यान रखना, वो लोग नहीं आए, बल्कि केवल उन्होंने कहा कि ये केवल विचारों का प्रसार हुआ है, विचारों का प्रसार हुआ था और उसी से यह सभ्यता विकसित हुई। विकसित यानी कि इस कंसेप्ट को मानते हैं आपके ये रहे। तो दो चीजें क्लियर हो गई। अब तो कभी जिंदगी में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कि कैसे विदेशी, कैसे किस तरीके से क्या कंसेप्ट है। अब बात आती है कि भाई ऐसा था, और यहीं से देखिए एक आर्य आक्रमण का सिद्धांत आता है कि आर्यों ने आक्रमण किया, यह भी माना जाता है, लेकिन जिसको हमने किनारे कर दिया। और व्यापार वाला वो अलग चर्चा करेंगे कि व्यापार के तरीके से तो यह नहीं आए, व्यापार के तरीके से आते तो फिर इसका मतलब है यहां पर कुछ ना कुछ तो पहले से था। ठीक है ना। तो ये एक कंसेप्ट, तो दो कंसेप्ट थे, एक सांस्कृतिक प्रेरणा और दूसरा प्रवास का। जिंदगी में कभी भूलना नहीं चाहिए आप लोगों को। इतनी मेहनत करके आराम से मैं समझा रहा हूं एक एक पॉइंट को। ठीक है। अब बात आती है कि इन दोनों ने ये बात कही तो कही कैसे, इसका आधार क्या था। देखिए आधार के लिए उन्होंने जो बात कही वो क्लियर है कि देखिए दोनों नगर सभ्यताएं हैं, दोनों जगह पर ईंटें हैं। ध्यान रखना, दोनों नगरीय सभ्यताएं हैं, दोनों जगह पर ईंटें भी हैं, दोनों जगह पर, दोनों जगह के लोग लेखन शैली से परिचित हैं। लेखन शैली यानी कि लिपि है, उनकी लिपि है, ये सारी चीजें परिचित हैं। ठीक है ना। इसके अलावा दोनों जगह पर पहिए का प्रॉपर उपयोग होता है, गाड़ी का उपयोग, पहिया यानी कि गाड़ी का उपयोग ये होता है। और तीसरी चीज एक और भी उन्होंने कहा, वो है यहां की मोहरें। यहां की मोहरें और किससे मिली हैं, किससे मिली हैं, इसका मतलब है कि मोहरें यहां की वहां की दोनों की कॉमन जैसी रही होंगी। ये रहा, इस बात को उन्होंने आधार बताया। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई तो इसको काफी समय तक लोग मानते रहे, काफी समय तक लोग मानते रहे, इसको लंबे समय तक माना गया कि भाई रहा होगा। लेकिन बाद में जाकर इसकी कुछ असमानताएं बताई गई। जैसे जैसे खुदाइयां हुई वैसे वैसे असमानताएं बताई गई। बोले कि भाई क्या असमानता है। देखिए पहले क्या है, सीमित खुदाई हुई, ऊपर ऊपर से खुदाई हुई तो ज्यादा पता नहीं चला। लेकिन जब लोगों ने गहराई से और ज्यादा चीजों की खुदाई की और ज्यादा एविडेंस निकाले, तब इन्होंने यहां पर कहा, बताया कि भाई अंतर क्या है। पहली बात देखिए, पहला अंतर है नगर नियोजन का। नगर नियोजन, और नगर नियोजन जो है यह व्यवस्थित है, बिल्कुल व्यवस्थित, व्यवस्थित बिल्कुल ग्रिड पैटर्न पर, ग्रिड प्रणाली पर। यह है मोहन आपके हड़प्पा का। देखिए ना, समझ लीजिएगा कि हड़प्पा में कैसा है, ये रहा बिल्कुल व्यवस्थित नगर नियोजन है, जो कि वहां नहीं है, वहां अव्यवस्थित है। दूसरी चीज ईंटें, ईंटें आपकी मेसोपोटामिया में कच्ची ईंटें हैं, कच्ची, जबकि हड़प्पा में पकी हैं और सभी जगह एक साइज की हैं, और सभी स्थलों से एक साइज की पकी ईंटें और एक साइज की। सोचिए इतनी बड़ी सभ्यता में लगभग 12-13 लाख वर्ग किलोमीटर की सभ्यता है, और सभी जगह से लगभग एक जैसा मानक, एक जैसा स्टैंडर्ड, सोचना, और वो बहुत छोटा सा है। कंडीशन यह है कि मिस्र और मेसोपोटामिया को मिला दीजिए, दोनों के क्षेत्रफल को मिलाने के बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो 12 गुना ज्यादा है। पता है आप लोगों को, इतना बड़ा विस्तार है। तो एक तो ये है। तीसरी चीज, जल निकास प्रणाली, जल निकास प्रणाली, जल प्रबंधन प्रणाली। सोचिएगा ये वहां पर है ही नहीं इतनी अच्छी। बंद नाली, घर का सीवर लाइन से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट हो गए, गंदा पानी बाहर निकल जाना, ठीक है ना। सड़कें समकोण पर काटना, सड़कें
समकोण पर काटना, ये रहा, ये हड़प्पा में है सिर्फ, और कहीं नहीं है। पांचवी चीज आपकी मंदिर जैसी संरचना, मंदिर जैसी संरचना, ये आपकी मेसोपोटामिया में, हड़प्पा में नहीं है, नहीं है, हड़प्पा में नहीं है। यानी कि हड़प्पा में कोई धार्मिक स्थल नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग यहां पर आकर के सभ्यता बसाएं और अपने देवी देवता का किसी का मंदिर ना बनाएं? हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे हो सकता है? और सबसे बड़ी चीज एक और भी है, लिपि। लिपि में अंतर है। मेसोपोटामिया की जो लिपि है वह है कीलाकार, और हड़प्पा की जो लिपि है वह है चित्रात्मक, पिक्टोग्राफिक। ऐसे कैसे हो सकता है? अगर ये दोनों चीजें कॉमन होती, एक जैसी होती, तो मान लेते कि हां हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंसेस, ये रहे, ये सारी चीजें। तो अब बताइए कैसे रहा होगा। अब इसके अलावा विरोध के कुछ अन्य कारण भी और भी बताए, उसको भी आपको पता होना चाहिए। इसके विरोध के अन्य कारण भी बताए कि भाई देखिए, मेसोपोटामिया में हथियार मिले हैं, हड़प्पा में हथियार नहीं है। वहां पर हथियार मिले हैं और यहां हथियार नहीं है। इसका मतलब हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता एक शांति प्रिय सभ्यता है, शांति प्रिय, और ये योद्धा प्रणाली पर आधारित है, योद्धा प्रणाली पर है। वहां संघर्ष है, यहां नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने और कहा कि लगभग दोनों सभ्यताओं के बीच, दोनों के बीच लगभग 1500 मील का अंतर है, मील का अंतर है। और इस बीच में उन्होंने कोई भी सभ्यता या नगर नहीं बसाया। ऐसा क्यों? अगर वो समुद्र के रास्ते आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो रुके होंगे। खाली साढ़े साढ़े 1500 मील यानी कि लगभग 3 से 4 हजार किलोमीटर दूर ऐसे ही चले आए, हवा में, पानी में, सीधे सीधे यहीं चले आए बिना कुछ जाने पहचाने? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए इसको मना किया गया कि भाई ये तथ्य सही नहीं है। और ये सारी जानकारी कब निकली? जब हमने वर्टिकल खुदाई की, नीचे से बहुत सारे एविडेंस निकले, तब जाकर के ये सारी चीजें हुई। तो उसके बाद ये सारी चीजें खत्म हो गई कि भाई ये ऐसा नहीं है। अब उसके बाद आता है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत। कौन सा? दूसरा आता है। फिर इन्हीं लोगों ने, जो अपने देश के लोग हैं, स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत ये बताया। और इसमें कौन है? अमलानंद घोष हैं, ठीक है ना। आपके MS वत्स हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आपके देखा जाए तो SR राव हैं, SR राव हैं, ठीक है ना। इसके अलावा फेयर सर्विस हैं, फेयर सर्विस विदेशी विद्वान हैं, उन्होंने भी माना। इसके अलावा आपके DP अग्रवाल हैं, DP अग्रवाल। ये सब आपके कहते हैं कि भाई सभ्यता यहीं पर विकसित हुई थी, ठीक है ना। और कैसे हुई थी, इसके इन्होंने कई सारे एविडेंस बताए कि बोले कि इसमें इन्होंने खोजों से हड़प्पा पूर्व हड़प्पा पूर्व स्थलों का विवरण दिया है, हड़प्पा पूर्व स्थलों का, जहां से हड़प्पा से मिलते जुलते हड़प्पा से मिलते जुलते एवं उसी के जैसे उसी के जैसे उसी की जैसी वस्तुएं, यानी कि मृद भांड, मातृ देवी की मूर्ति और अन्य वस्तुएं मिली है इन सभी जगह से। और वो क्रम बताती है, जैसे
आपका नंबर 1 पहला देखिएगा, नाम सुना होगा आपने। नंबर 1 मेहरगढ़। मेहरगढ़ से हमें नवपाषाण काल से हड़प्पा के समय तक की जानकारी हमको मिलती है और एविडेंस मिलते हैं यहां पर मेहरगढ़ से, ठीक है ना। दूसरा हमें और मिलता है यहीं से आपका, और भी महत्वपूर्ण चीज मिलती है आपकी कोट दीजी से। कोट दीजी, कोट दीजी की खोज हुई थी 1955 से लेकर के 57 के बीच में। देश की आजादी के बाद 1955 से लेकर 57 के बीच में F.A. खान है, उन्होंने इसकी खोज की थी। F.A. खान, इन्होंने खोज की और इन्होंने यहां से भी हड़प्पा पूर्व के चीजें देखी। और यहां पर क्या देखा उन्होंने, यहां देखा आपके हड़प्पा पूर्व में किलेबंद बस्ती, किलेबंद बस्ती, मातृ देवी की मूर्ति और अन्य ब्लैक एंड रेड बर्तन, ये सब देखे उन्होंने यहां से, ठीक है ना। आपके तीसरी है आमरी। आमरी, आमरी की खोज की आपकी J.M. कैसल ने। J.M. कैसल ने इसकी खोज की, ठीक है ना। और जब J.M. कैसल ने इसकी खोज की तो यहां से उनको जो चीजें मिली, वहां से भी चीजें ऐसी मिली हड़प्पा की जैसी। ये भी हड़प्पा का एक स्थल ही है, हड़प्पा पूर्व के भी जानकारी मिली यहां से। और यहां से जो चीज नहीं मिली है वो विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। ये आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है कि यहां से हड़प्पा पूर्व में कोई नगर और लिपि का साक्ष्य नहीं मिला। यहां से नगर और लिपि का साक्ष्य नहीं मिला, बाकी अन्य मिली हैं, बस बाकी वस्तुएं, अन्य वस्तुएं मिली हैं, ये ध्यान रखना। बाकी अन्य वस्तुएं पूरी मिली हैं, बिल्कुल हड़प्पा की जैसी हैं। और आ जाइए इसके अलावा कालीबंगा से, कालीबंगा राजस्थान से, कालीबंगा राजस्थान से हमें सोथी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं। सोथी संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं, ये रही। और यहीं से हमें क्या मिला है, अग्नि वेदियां और जुते खेत के साक्ष्य, जुते खेत के साक्ष्य मिले हैं। और ये सब हड़प्पा पूर्व स्थिति के मिले हैं, ये नहीं कि हड़प्पा काल के हैं, हड़प्पा से पहले के ही हैं, ये समझ लेना। इसके अलावा अन्य जगह है आपके बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान में 4 स्थल हैं। 4 स्थल के लिए 4 संस्कृति हैं जो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। मैं एक एक एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, डिटेल में पढ़ लेना, सारी चीजें आपकी कहीं नहीं जाएंगी। चाहे ऑप्शनल हो, चाहे जीएस हो, चाहे कुछ भी हो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है, ये ध्यान रखना। बलूचिस्तान में आपके 4 स्थल हैं जिन्हें हम 4 संस्कृतियां कहते हैं। झोब संस्कृति है, कुल्ली संस्कृति है, नाल संस्कृति है, झोब है, कुल्ली है, नाल है, क्वेटा है। यहां से हमें हड़प्पा पूर्व के सभी स्थलों की जानकारी मिली है। यानी कि यहां से हम बात करें तो हमें लाल और काले बर्तन, मातृ देवी की मूर्तियां, ये सब हमको यहां से मिला है कुल मिलाकर के। तो इससे क्या पता चलता है कि यहां से हड़प्पा पूर्व का मिला है और उसके बाद हड़प्पा की जैसी चीजें मिलना शुरू हुई। कुछ जगह पर जैसे कालीबंगा, कालीबंगा के अपर लेयर भी मिली है। कोट दीजे में हमें मैच्योर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। आमरी में मैच्योर हड़प्पा के साक्ष्य मिले हैं। बात समझ गए ना। और ये सब क्या है, आपके हड़प्पा के स्थल ही हैं। और इन सारी चीजों से एक चीज स्पष्ट होती है, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट हुई कुल मिलाकर के कहा जाए तो यह है कि हड़प्पा या सिंधु सभ्यता, और यह मान्य मत हो चुका है अब,
सिंधु सभ्यता कहीं बाहर से नहीं, बल्कि यहीं की स्थानीय संस्कृतियों ने मिलकर इसका विकास किया था। यहां की अलग अलग स्थानीय संस्कृतियों ने मिलकर विकास किया था। ये रहा, कहीं बाहर से नहीं आई, यानी कि बाहर के कोई लोग यहां नहीं आए, ये समझ लेना, कोई भी व्यक्ति यहां नहीं आया था। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आता है तीसरा, जिसे हम कह सकते हैं यहीं पर, जिसे हम कहना चाहिए वो है आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। आर्य उत्पत्ति का सिद्धांत। कुछ लोग कहते हैं कि आर्यों ने ही इस सभ्यता का विकास किया, लेकिन इस सिद्धांत को नहीं माना जाता, नहीं माना जाता। कारण, इसके उन्होंने कारण दिए हैं। देखिए, आर्य जो है आपकी एक कहा जाए कि योद्धा संस्कृति है। कैसी है? योद्धा संस्कृति है। दूसरी ग्रामीण संस्कृति है। तीसरी घोड़े आधारित संस्कृति है। घोड़े आधारित संस्कृति है। और आर्यों की अपनी कोई लिपि नहीं थी, लिपि नहीं थी। तो इसलिए इसके आधार पर कहते हैं कि नहीं भाई, हां ये जरूर मानते हैं कि आर्य बाद में यहां पर आए थे। यह माना जाता है कि आर्य बाद में यहां पर आए और इनके बीच में थोड़ा बहुत संघर्ष हुआ होगा, बस इतना माना जाता है, इससे ज्यादा नहीं माना जाता। इसलिए इसको भी नहीं माना जाता। माना जाता है स्वदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत, यानी कि मिश्रित स्वदेशी संस्कृति का विकास। ये रहा कुल मिलाकर के। ओके, ये ध्यान रखिएगा। अब बात आती है एक और भी चीज कि भाई उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन उत्पत्ति की किसने, इसके निर्माता कौन थे? यानी कि निर्माता का मतलब है यहां पर मानव प्रजाति कौन सी थी? मानव प्रजाति। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं करना है इसमें। यहां से जो हमने अस्थियां और तमाम सारी चीजें जो इतिहासकारों ने, पुरातत्वविदों ने खोजी, तो पता चला कि यहां पर जो चीजें हैं वो 4 प्रकार की प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। इनमें से सबसे पहली जो प्रजाति मानी गई है वो है, जिसका पहला एविडेंस मिला है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति फर्स्ट जो खोजी गई, ये पता ध्यान रखिएगा, ये रही। दूसरी है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियंस, भूमध्य सागरीय, ये सर्वाधिक है और यही निर्माता है, इस सभ्यता के यही निर्माता माने जाते हैं, भूमध्य सागरीय। ठीक है ना। इसके अलावा मंगोलॉइड है, मंगोल प्रजाति के लोग हैं, मंगोल है, और आपके हैं अल्पाइन, ये रहे, और ये सबसे कम है, सबसे कम, ये रहे। तो ये 4 लोग माने जाते हैं इसके निर्माता, कुल मिलाकर के। इनको आप याद कर लीजिएगा। अब बात आती है इनके कालक्रम को लेकर के। इतिहासकारों में इस बात को लेकर के भी विवाद रहा कि भाई इसका समय काल क्या रहा होगा। तो काफी सारे लोग समय समय पर सारी चीजों को देखते रहे, अपने अपने अनुसार काम करते रहे। तब स्टार्टिंग में कंडीशन ये थी कि रेडियो कार्बन जैसी कोई परंपरा नहीं थी, इसलिए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग मत दिए अपने हिसाब से। ध्यान रखना, हो सकता है कि आपसे कभी कभी वो पूछ लिया जाए। जैसे हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं मार्शल की। मार्शल ने क्या बताया कि लगभग इस जो जगह खोजी गई, उनकी वस्तुओं के आधार पर उन्होंने जो अनुमान लगाया, सारी चीजें गई, तो उन्होंने बताया कि लगभग 3250 से लेकर के 2700 ईसा पूर्व के आसपास ये रही होंगी।
इस सभ्यता का अपना पीक चरण रहा होगा 2700 के आसपास। ठीक है ना। दूसरे हैं गैड, गौड़ नहीं गैड, ये भी उनके ही साथी थे गैड। उन्होंने कहा कि लगभग 2350 से 1770 के बीच में, ईसा पूर्व के आसपास, सबसे ज्यादा जो मान्य मत उस समय रहा था वो था व्हीलर का। सबसे ज्यादा मान्य मत था ये, काफी लंबे समय तक, जब तक रेडियो कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट निकल करके नहीं आ गया तब तक यही था व्हीलर का। और इन्होंने कहा कि 2500 से लेकर के 1500 तक का टाइम पीरियड है ये रहा, यही था सबसे ज्यादा। उसके अलावा मैके भी थे चौथे, अर्नेस्ट मैके। उन्होंने क्या टाइम पीरियड दिया? उन्होंने दिया 2550 से लेकर 1750 तक, वो सॉरी 2800 से लेकर 2300 तक। 2300 बीसी तक ये रहा। इसके अलावा आपके और कौन है? डीपी अग्रवाल हैं, डीपी अग्रवाल। इन्होंने क्या टाइम बताया? इन्होंने टाइम बताया लगभग 2350 से लेकर 1750 का, 1750 बीसी का, ये पीक टाइम इन्होंने बताया है। उसके अलावा एम एस वत्स, माधव स्वरूप वत्स है, इन्होंने भी अपने हिसाब से बात की 3500 से लेकर 2700 के बीच में। $3500 to $2700 इन बिटवीन। ये सारी चीजें निकल करके सामने आई अलग अलग लोगों ने। अब उसके बाद सोचिएगा रेडियो कार्बन डेटिंग का कंसेप्ट आया। किसका? रेडियो कार्बन डेटिंग, कि हम किसी भी पदार्थ में C14 यानी कार्बन 14 के तत्व के आधार पर, उसके हाफ टाइम के आधार पर, इसके डिके के आधार पर हम निकाल सकते हैं इसके आधार पर। तो जब इससे निकाले गए तो अलग अलग स्थलों के अलग अलग वस्तुओं का निकाला गया, तो समय काल अलग अलग निकल के आ रहा है। तो सब लोग अपने अपने तरीके से उसकी भी व्याख्या अलग अलग कर रहे हैं कि भाई ये कैसे होगा। तो कुल मिलाकर के फाइनली ये हुआ कि रेडियो कार्बन डेटिंग से भी जो वस्तुएं हैं वो अलग अलग समय की निकल के आ रही हैं, क्योंकि सब जगह एक ही समय की नहीं हो सकती। कहीं पर 2300 की निकल के आ रही है, कहीं 3500 की निकल के आ रही है, कहीं 2700 की निकल के आ रही है, कहीं 2600 की, कहीं 1900 ईस्वी की वस्तु निकल के आ रही है, बीसी की, इस तरह से निकल के आ रही है। तो फिर क्या निकाला जाए? तो कुल मिलाकर के सामूहिक रूप से सभी जगह की प्रमुख वस्तुओं को इकट्ठा किया गया, सभी विद्वान बैठे, सारी चीजें हुई और उनका मैक्सिमम और मिनिमम का टाइम पीरियड निकाला गया। सामूहिक रूप से इसके 3 कालखंड तैयार किए गए, 3 कालखंड तैयार किए गए। एक प्री हड़प्पा का, हड़प्पा पूर्व का, एक आपके हड़प्पा पीरियड का, मैच्योर हड़प्पा का, और एक पोस्ट हड़प्पा का, पोस्ट हड़प्पा, हड़प्पा पश्चात। इस तरीके से टाइम पीरियड इनका निकाला गया, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूं। 3300 से लेकर के 2600 तक का पीरियड माना गया पूर्व हड़प्पा का, हड़प्पा से पहले का, ताम्रपाषाण काल के बाद का, इस बीच में। परिपक्व हड़प्पा 2600 से 1900 के बीच में, और हड़प्पा के पश्चात जब पतन की स्थिति है तब 1900 से लेकर के 2300, यानी कि जो मैच्योर हड़प्पा निकल के आया, जिस परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, वो निकल के आया 2600 से लेकर के 1900 के बीच में। इसको माना गया, ये सबसे परफेक्ट समय माना गया और यही मान्य है, यही मान्य है। क्लियर है? अब यहां के प्रमुख स्थल क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, इसकी मैं अलग से वीडियो में बनाऊंगा और उनके अंदर की गहराई पर चर्चा भी करूंगा। यस, कि अंदर की गहराई क्या है, फैक्चुअल से लेके कंसेप्चुअल इंफॉर्मेशन क्या है, कहां कहां से क्या क्या चीजें मिली हैं, वो डिटेल में मैं उसकी चर्चा करूंगा मैं आपको। इसलिए मैं यहां पर बात ही नहीं कर रहा, मैं बताऊंगा कि इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से, इनके कौन कौन से, इनके कौन कौन से हैं, और स्थलों पर मैं सेपरेट एक वीडियो ही बनाऊंगा मैं, कि कहां कहां से क्या क्या मिला है। चाहे मुझे सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाने में 4 लेक्चर लग जाए, 5 लेक्चर लग जाए, डोंट केयर, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है।
लेकिन मैं जो पढ़ाऊंगा वो सॉलिड पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए अब इसमें बात करते हैं इसके भौगोलिक विस्तार को लेकर के, कि भाई कहां से कहां तक फैली हुई थी कुल मिलाकर के। तो सिंधु घाटी सभ्यता के धीरे 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 सारी चीजें हुई, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि भाई ये सभ्यता तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। यानी कि इसके आधार पर माना जाए तो समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के संयुक्त क्षेत्र से भी 12 गुना ज्यादा बड़ी है। सोचना, यानी कि लगभग इसका क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इतनी बड़ी सभ्यता है ये, और ये 3 देशों में फैली हुई है। 3 देशों में फैली है। कौन कौन से? नंबर 1 अफगानिस्तान, नंबर 2 पाकिस्तान, और नंबर 3 भारत। ये रहे नंबर 3 भारत। ये कुल मिलाकर के इसका जो आकार है वो भी ध्यान रखिएगा। आकार बताया गया है कि इसका जो आकार है वो त्रिभुजाकार है, इस तरीके से यूं, ये रहा त्रिभुजाकार के तरीके के है, ये ध्यान रखना। और इसमें जो आपके मूल जो क्षेत्र है, सबसे उत्तरी क्षेत्र है आपका मांडा, ये उत्तरी है चिनाब नदी किनारे। दूसरा है दैमाबाद, दक्षिणी हिस्सा, ये प्रवरा नदी, गोदावरी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। एक है आलमगीरपुर यूपी, हिंडन नदी के किनारे पर, जो यमुना की सहायक नदी है, दिल्ली से 28 किलोमीटर दूर। और एक है सुतकागिंडोर, बिल्कुल पश्चिमी, दास्क नदी किनारे, बिल्कुल ईरान के बॉर्डर के पास, समुद्री तट का किनारा, यानी कि एक बंदरगाह। यह है आपका पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, जिनको आप याद रखिएगा। बाकी स्थल के बारे में तो डिटेल में अलग से क्लास लूंगा। दूसरा इनका सबसे दूरवर्ती दूरवर्ती जो क्षेत्र है उसको याद रख लीजिएगा, वो है अफगानिस्तान का शोरतुघई। यहां पर शोरतुघई है, शोरतुघई। बोले कि वहां पर भी सभ्यता थी? जी नहीं बेटा, वहां सभ्यता ही नहीं थी, बल्कि हकीकत में ये इनका व्यापार का केंद्र था, व्यापार एवं खनन का केंद्र था, का केंद्र है। और ये का किस जगह पर है ये आपको पता होना चाहिए। ये सोर्तुगही है ऑक्सस नदी, ऑक्सस जो क्षेत्र है, ऑक्सस नदी, अमू दरिया, अमू दरिया, वहां पर। और व्यापारक केंद्र का मतलब है यहां पर जो खनन होता था, पता है किसका होता था? लैपिस लाजुली का, लैपिस लाजुली। और लैपिस लाजुली जो आपका एक प्रकार का कहा जाए कि बेहतरीन पत्थर है, रंगीन कलरफुल पत्थर है, स्टोन है, उसको निकाल करके उसके हीरे जवाहरात टाइप के आभूषण वगैरह बना करके ये बेचा करते थे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता को, और वहां से बड़ी मात्रा में पैसा लिया करते थे, यानी कि सोना, चांदी, ये सारी चीजें लिया करते थे, इसको यहां से निकालते थे, यानी एक तरीके से व्यापार के केंद्र के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता था। अब ये देखेंगे तो ये देख लीजिएगा, यहां से यूं इस तरीके से, ये मैंने आपको बता दिया। और सबसे बड़ी चीज एक और भी है, अब तक लगभग आजादी से पहले तो हमको 30-35 स्थलों की ही जानकारी हुई, ज्यादा पता भी नहीं चला। अब तक कंडीशन ये है कि आपके लगभग 1500 स्थल पता चल चुके हैं। इनमें से आपके 400 स्थल के आसपास पाकिस्तान में, और वो भी सिंधु और सहायक नदियों के बीच में, सिंधु
और सहायक नदी के बीच में, नदी के बीच में। और दूसरा है 1100 के आसपास, ये भारत में है, और ये सिंधु और सरस्वती नदी के क्षेत्र के बीच में है, नदी के क्षेत्र में। इसीलिए इसका एक नाम अब जो प्रचलित हो गया है इसी कारण से कि सबसे ज्यादा स्थल यहां पर हैं, इसलिए नया नामकरण जो हुआ है वो हुआ है आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता का। कि भाई ये नाम ज्यादा उचित है क्योंकि अकेली सिंधु सभ्यता के बीच में स्थित नहीं है ये। अब आपके बहुत सारी चीजें आपके देखिएगा, ये सब हरियाणा में है, भिर्राना, करणपुरा, बनावली, आपका राखी गढ़ी, और ये तमाम तरह के जो कितने सारे स्थल हैं, ये आपके ये रहे आपके गंगा और इस क्षेत्र में आप देख लीजिएगा, ये रहे। तो यहां से सरस्वती निकलती है इसी क्षेत्र में, ये रहे सबसे ज्यादा यहां पर है आपके, इसलिए इसका नाम आ रहा है सिंधु सरस्वती सभ्यता। अदरवाइज इसका नाम क्या था? सिंधु सभ्यता। जब इसको खोजा गया तो भाई सिंधु नदी के आसपास ही निकला, तो इसका पहला नाम क्या था? फर्स्ट नेम सिंधु सभ्यता। वो इसलिए रखा गया क्योंकि ये सिंधु नदी की आसपास की सहायक नदियों के बीच में था, इसलिए। लेकिन बाद में जाकर के दूसरा नाम जो रखा गया वो रखा गया आपका हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। इसके प्रथम स्थल की खोज के कारण, खोज इसलिए। अब कहो ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन था कि जब आलमगीरपुर जैसे कई सारे स्थल सिंधु नदी के क्षेत्र के बाहर, दैमाबाद, भगत राव और आपके लोथल और इस तरह के कई सारे स्थल आपके निकल के आए, कालीबंगा वगैरह, जो कि सिंधु नदी के क्षेत्र में नहीं थे। तब लोगों को लगा कि यार ये केवल सिंधु नदी के आसपास की सभ्यता तो है नहीं, तो भाई इसको सिंधु सभ्यता क्यों कहें, तो फिर नाम क्या रखा जाए? तो फिर एक काम करते हैं, जो पहले स्थल की खोज हुई है उसी के नाम पर रख देते हैं हड़प्पा सभ्यता, इसीलिए रखा गया। लेकिन अब जाकर के जो तीसरा नाम आया वो है आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि अधिकांश स्थल आपके इस क्षेत्र में है, दैट्स वाई। तो ये मैंने 4 चीजें आप लोगों को आज डिस्कस की हैं, जिसमें आप लोगों ने देखा मैंने इसका उद्भव को लेकर के, यानी कि कैसे कैसे उद्भव हुआ, इसके कालक्रम को लेकर के, इसके भौगोलिक विस्तार को लेकर के, इसके नामकरण को लेकर के मैंने आपको सारी चीजें डिस्कस कर दी हैं। अब हम जो कल डिस्कस करेंगे वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, इसकी पूरी की पूरी नगर योजना और इसकी विशेषताओं पर, और उसके बाद डिस्कस करेंगे इनके प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं और वहां से क्या क्या मिला है। तो सारी चीजें हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे, चाहे हमें 2 क्लास और एक्स्ट्रा लग जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग जैसे इसको प्यार दे रहे हैं उतना ही इसको प्यार देते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू। एंजॉय।